लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक आप ऐसे सिर्फ मत पढ़ो कि दिस इज फॉर पीरियोडिक टेबल। इसका कंसेप्ट को पकड़ के रखो बेटा। इसका ह्यूज एप्लीकेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग हिस्से में देखने को मिलेगा। अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पता है, अच्छी बात है बेटा। नहीं पता है तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग समझ लो। कुछ लैंग्वेजेस सिखाएंगे, क्या बोलने से क्या समझना, आप उस पर फॉलो करो तो बात समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका एक और नाम क्या आपको बताया गया यहाँ पे? स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक और नाम हो रहा है आपका शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करेंगे बेटा, ये होता क्या है और समझते हैं इसको पहले। ये देखो, मान लो किसी एक एटम का न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट, और ये इसका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट एंड सो ऑन। अगर ये कहा जाए लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू न्यूक्लियस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। एट द सेम टाइम बाकी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा उसकी वजह से वो बाहर की तरफ रिपल्शन फील करेगा। तो यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिल रहा है, एक फोर्स देखने को मिल रहा है, आपको अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और दूसरा रिपल्शन देखने को मिल रहा है। ये जो रिपल्शन है, इसी रिपल्शन का आप नाम याद रखोगे स्क्रीनिंग या शील्डिंग। तो आप फंडामेंटल को समझो बेटा, और एक बात पे ध्यान दो, कौन जब भी ये वर्ड आएगा ना स्क्रीनिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है, तो स्क्रीनिंग का मतलब समझ लेना। स्क्रीनिंग में जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर की तरफ रिपल्शन करेगा। नहीं, रिपल्शन का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। ये याद रखना, डायरेक्शन याद रखना। और ये भी याद रखना, रिपेल कौन करेगा? अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। जो रिपेल करता है ना अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, उसको इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारेंगे, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि तुम एक सवाल का जवाब दो, बताओ तो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है? क्या जवाब होना चाहिए? बोलो। सर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। वेरी गुड, एग्जैक्ट यही आंसर है। और अगर इसको आप और ऑथेंटिक आंसर देना चाहते हो तो ये कह सकते हो कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, है ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है? लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, यस सर, है ना? तो ये बात ध्यान में रखना कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब आगे की बात सुनो, ये जो वर्ड आपके पास आया, दो वर्ड आया आपके पास, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब सुनो, इस अट्रैक्शन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे जेड, जिसका नाम होगा न्यूक्लियर चार्ज। इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे समझो बेटा, अट्रैक्शन के लिए एक टर्म इस्तेमाल करेंगे जेड, जिसका नाम होगा न्यूक्लियर चार्ज, और रिपल्शन के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो होगा सिग्मा, जिसका नाम होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। दो वर्ड है आपके सामने और दोनों का मतलब समझ लो। रिपल्शन माने स्क्रीनिंग, रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, नाम देंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अट्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सिंबल जेड, उसको नाम दोगे आप न्यूक्लियर चार्ज। दरअसल में न्यूक्लियर चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में, बताओ तो? न्यूक्लियर चार्ज बेटा एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जवाब दो। एटॉमिक नंबर। यस, इतना टाइम लगेगा बोलने में आप लोगों को? आपके सामने सिंबल लिखा हुआ जेड और दिखा भी रहा है कि जेड एक्चुअली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया बेटा सिंपल वे में चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और एक न्यूक्लियस का चार्ज के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रोटॉन होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना उसमें
जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना उसमें न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हो? अब सवाल का जवाब दो। यहाँ पे आपको हम दो फोर्स दिखाए बेटा, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स। बोलो तो कौन सा फोर्स बड़ा है? अट्रैक्टिव। कौन सा फोर्स बड़ा, बोलो। रिपल्सिव। सर रिपल्सिव रिपल्सिव। सर दोनों लगभग बैलेंस है। एक और बार सोच, कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? सर रिपल्सिव फोर्स। नहीं बेटा, रिपल्सिव कैसे होगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। अगर सोचो तो रिपल्सिव फोर्स बड़ा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट छोड़कर बाहर भाग जाएगा। सोचो। हाँ है ना? यस यूज करो बेटा, कंसेप्ट यूज करो। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अगर बड़ा नहीं होगा तो लास्ट ऑर्बिट को, इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे करेगा न्यूक्लियस अपनी तरफ? समझ रहे बात? यस सर। यस सर। यानी यहाँ पर दो फोर्स तो देख रहे बेटा हम लोग, इन दो में आप कहोगे कि एक यहाँ पर जो है बड़ा, कौन सा फोर्स बड़ा हुआ बेटा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना हुआ, हम लोग कह सकते हैं Z माइनस सिग्मा। यस सर। Z माइनस सिग्मा का सिंबल होगा Z स्टार या ZEFF, और इसको आप पुकारोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से। तो बेटा अब आपके सामने तीन टर्म आ गया, देख लो। एक है Z जो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है सिग्मा जो रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक दोनों का डिफरेंस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। यहाँ तक मैटर बेटा आप लोगों को? तब ये जो तीन टर्म आप सीखे हैं, अब आइए इस तीन टर्म पे आगे हम लोग बातचीत करते हैं। आगे बातचीत करते हैं। यहाँ देखो, अब ये बताओ, आप आपके सामने तीन टर्म में से भी दो टर्म पे बात करेंगे, Z स्टार पे बात करेंगे और सिग्मा पे बात करेंगे। बोलो, अगर Z स्टार का मतलब नेट अट्रैक्शन, Z स्टार का मतलब आपका क्या हो रहा है? नेट अट्रैक्शन। एग्जैक्ट कितना अट्रैक्शन हुआ ये, और इसका मतलब हो गया रिपल्शन। ठीक है? दोनों का यूजेस देखो, इसका यूज क्या कर सकते हैं हम लोग। इसका सबसे बड़ा यूज होगा एटम का साइज। बोलो, अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो एटम का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। बड़ा होगा। बड़ा होगा। हाँ, इसका मतलब अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया, साइज छोटा। ये दो लाइन बेटा घोल के पी जाओ। आगे चल के कई ऐसा चीज प्रॉपर्टीज पढ़ने बैठेंगे, जैसे कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कई जगह पर आपको ये कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। सिग्मा बढ़ने से क्या होगा, जेड बढ़ने से क्या होगा, उसको साइज के साथ रिलेट करके रखो। जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा साइज, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना छोटा साइज। यहाँ तक की बात आपको बेटा? यस सर। यस सर। चलिए बात करते हैं। एक रूल अब आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल में आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा इस चीज का, सिग्मा का वैल्यू। और सोचो अगर सिग्मा का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज सिग्मा माइनस जेड, है ना? ऐसे तो सीखते हैं। तो स्लेटर्स रूल के लिए आपको एक डेटा दे रहे हैं बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन एस में या पी में बैठा हुआ है, लास्ट ऑर्बिट के लिए सिग्मा का वैल्यू होगा 0.35। सेकेंड लास्ट ऑर्बिट के लिए सिग्मा का वैल्यू होगा 0.85, और बाकी ऑर्बिट के लिए सिग्मा का वैल्यू होगा 1। और अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ में पाया जाए, लास्ट के लिए 0.85, सेकेंड लास्ट के लिए 1 और रेस्ट के लिए भी 1।
और ये वैल्यू को अगर जरूरत पड़े तो बेटा अभी आपके सामने पेन पेपर है, नोट कर लो, क्योंकि अभी इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं। वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट कर लो। हुआ? यस सर। ठीक है, अब मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आयरन, यानी अगर आपसे पूछा जाए आयरन का जेड स्टार क्या होगा, तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करना है। आपके पास क्वेश्चन है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आयरन, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे जेड माइनस सिग्मा, और आयरन के लिए जेड का वैल्यू बताओ कितना होता है, 26। 26। अब सिग्मा निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ध्यान लिखते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद बोल क्या होगा, 4s2 और 3d6 3d6 है ना। बस लिखते वक्त ये ध्यान रखना 3d6 को हम पहले लिखेंगे और 4s2 को बाद में लिखेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन फिलअप पहले 4s में होता है बाद में 3d में होता है। यहाँ पे क्या करना, ऐसे लिखना। क्यों ऐसे लिखने से, देखो बेटा आपको एक फायदा क्या होगा, अब अगर आपके पास जो ऊपर डेटा दिया गया है जिसमें आपको कहा गया कि लास्ट ऑर्बिट आपको देखना है, सेकंड लास्ट ऑर्बिट देखना है, बाकी का ऑर्बिट देखना है, तो आप बहुत इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लास्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड लास्ट ऑर्बिट हो गया, और ये रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट हो गया। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखने को कहा गया? यस सर। ठीक है ना, ऐसे लिखना है। अब इससे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना। बोल बेटा लोग, यहाँ पे जो आयरन का कैलकुलेशन करने बैठे, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, विच इलेक्ट्रॉन, तो अभी कंसेप्ट पढ़ा है उसके मुताबिक बोल। 3D वाला। सर 3D वाला। नो 4s ना, तो इसका मतलब आप समझे नहीं बात, अभी थोड़ी देर पहले यही बात पे जोर दिए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ और अंदर वाला उसको धक्का देगा, यही पढ़ा है ना। तो क्या पढ़ा इतना देर में, तुम लोग ये आंसर दे करके पूरा कचड़ा कर दिया मेरा पढ़ाने का। थोड़ी देर पहले जिस बात पे जोर दिया पूरा कचड़ा कर दिया तुम लोग। भी समझाएं कि बेटा जब भी सिग्मा का बात होगा हमेशा, फिर से क्लियर करो रे लोग, तुम लोग ढक्कन का ढक्कन ही रह गया बे, जिस बात पे जोर दिलवाते हैं वही बात भूल जाता है। बोलो कहाँ फील करोगे, 4s। अगर ये कंसेप्ट नहीं होगा तो बेटा कभी सिग्मा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। शुरू में इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल समझाया बेटा, बाहर का लास्ट ऑर्बिट का वर्ड भी इस्तेमाल किया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो तुम लोग को 3D बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है गधा, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। यहाँ देखो, अब आपको ये डिसाइड हो जाए ना बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को फील करने वाला है, तो हम लोगों को पता चला ये वाला फील करने वाला है। जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को फील करेगा, बताओ वो कहाँ बैठा हुआ है, sp-df कहाँ बैठा हुआ है, एस। ये रहा बेटा। फिर इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ देखो। तो बोलो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, और उसके लिए वैल्यू कितना दिया गया, 0.35। अब इधर देखो, ये आपका सेकंड लास्ट ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें बोल, 18 सॉरी 14 ना, और 14। इसका हाँ। वैल्यू है 0.85। ठीक है, और यहाँ का अगर निकालेंगे तो बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, और इसका वैल्यू है 1। इन सबको टोटल कर दो, जो आएगा बेटा वो सिग्मा आएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, वैल्यू कैसे यूज करना बताएं, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। है ना। अब आगे की बात ध्यान से सुनो, जो सबसे अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती मत करना यहाँ पे, इसको ध्यान से रखना
जब भी आप सिग्मा का कैलकुलेशन करने बैठोगे, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आप जो ले रहे हो उसमें पूरा नहीं लेना बेटा, हमेशा एक कम कर देना। यानी एक्चुअली में आपको यहाँ 2 नहीं बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लेना है, उसका लॉजिक आपको समझा रहे, उसको आपको ऐसे समझना है, आपको वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है जिसके लिए सिग्मा को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन, ये जो सारा वैल्यूज है ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। तो बताओ तो आयरन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? आयरन में टोटल कितना 26। इलेक्ट्रॉन? 26. स्लो क्यों है यार, ये सब क्वेश्चन फटाफट आंसर दोगे, जब तक एक सवाल को 2-3 बार नहीं पूछते तुम लोग की तरफ से आंसर नहीं आता यार। कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 26। 26. दिल लगा लगा के पूछना होगा, हमेशा 2 बार 3 बार पूछो तो जवाब देते हो तुम लोग। अब 26 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा पता है? 25 इलेक्ट्रॉन मिल करके इस 1 इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। तो जिसको जो इलेक्ट्रॉन धक्का खाएगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको आपको छोड़ देना, कैलकुलेशन में नहीं लेना है। तो कैलकुलेशन के दौरान टेक्निकली याद रखना कि जो आपका लास्ट ऑर्बिट होगा बेटा, उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा उतना नहीं लेना, उससे हमेशा एक कम लेना। बात आया समझ में? अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने बैठो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग टोटल कैलकुलेशन करते हैं, चलो टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से नेक्स्ट कैलकुलेशन में क्या है बेटा आपका? कितने इलेक्ट्रॉन? 14 ना। 14 इंटू 0.85, ये आएगा 11.9 प्लस ये आएगा 0.35। इसका अगर टोटल करते हैं हम लोग प्लस 10 प्लस 0.35, तो बेटा आपका आंसर आएगा 22.25। तो अगर सिग्मा का वैल्यू 22.25 आया, बोलते बेटा जेड स्टार का वैल्यू कितना होना चाहिए? माइनस कर देंगे 22.25, 3.75. 26 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3.75। 75. यहाँ पर 2 कैलकुलेशन किए बेटा। आयरन के लिए क्या क्या कैलकुलेट की? सिग्मा कैलकुलेट की जो कि 22.25 आया, और जेड स्टार कैलकुलेट किए जो कि 3.75 आया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. बेटा अगर डाउट नहीं है, अब सुनो, अब आप सारा प्रॉब्लम दे रहे हैं, सारा बनाइए, हो जाएगा, बोलिए, फिर डिस्कशन पे आएंगे। तो सुनो, करना क्या है, आपको पता करना है सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। इतना ही करो, उसके बाद और दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। तो बेटा यहाँ पे कितना दिए? 1 2 3 4 5, नोट करो, पहले कॉपी में नोट करो। इधर 5, इधर 2, नोट हुआ बेटा? Yes, sir. ठीक है, नोट करो और आंसर दो, हो जाएगा। बैठे मत रहना, चुप, डिस्कशन पे आना, बोलना कि हो गया है, उसके बाद डिस्कशन पे आएंगे, ठीक है। सर पीडीएफ वाला दिखा दीजिए। प्रीवियस पेज हम खोलकर आप लोगों के सामने छोड़ दे। क्वेश्चन नोट कर लिए? तो हो गया, क्वेश्चन नोट हुआ ना? यस सर। हाँ, तो ये देखिए पूरा पेज यहाँ पर आपको यस सर। ये यहाँ छोड़ दे रहे, इसी को फॉलो कर करके बनाओ। बोलो, सोडियम का Z माइनस सिग्मा, तो Z हो गया 11, सिग्मा कितना है बेटा? 8.8. 8.8, तो ये कितना आया? 2.2 है ना। इसका भी Z माइनस सिग्मा, Z हो गया 19, बोल ये कितना आया? 16.8. 16.8. Z माइनस सिग्मा, बोल इसका Z कितना रुबिडियम का? 37. 37. बोल कितना आया? 34.8. कितना? 34.8 4.8. 4.8. कितना आया? रुबिडियम को बताएंगे सर। 2.2. 2.2. सोडियम और पोटेशियम का तुम्हारा आंसर आया बेटा? जी सर। रुबिडियम का नहीं आया ना। बोल बेटा 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? बोलो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3p6 3d10 3d10
ना, उसके बाद 4s2, 4s2, 4p6, 3, 4d1. 4s2 4p6 कितना हो गया? यहाँ तक हो गया 30, 36 और 5s1, ये होगा बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कहेंगे लास्ट ऑर्बिट, ये कहेंगे सेकंड लास्ट ऑर्बिट, और ये हो गया रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट। रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 30, तो 30 into 1 28. होगा। सेकंड में कितना बेटा? 8, तो 8 into 0.85 होगा, और यहाँ पर कितना? 0 into 0.35। बोलो समझ में आ रहा है? तो क्या गड़बड़ Yes, की थी sir. आपने? गड़बड़ क्या हुआ फिर आपका? आपका Yes, sir. कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ इसका मतलब। हाँ सर, समझे। आया रे सबका? इतना आया? देखो चेक करो। Yes, sir. सर वहाँ 28 into 1 होगा ना? हाँ तो सर। बेटा सर यहाँ 30 लिखे हैं। अच्छा 28 है, सॉरी 28 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। यहाँ तक चलो, कार्बन का आंसर बताओ। 3.25. 3.25. डिटेल में बात करो कि अगर पूछा जाए कार्बन का Z6 में कितना आया? 2.75. 2.75. तो बोल कितना आया बेटा यहाँ? 3.25. 3.25. चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं। 7 माइनस 3.1. 3.1. आंसर बोलो। 3.9. 3.9. ऑक्सीजन का 3.45. 3.45. आएगा 3.45 45. आया, तो ये कितना आएगा बोल? 4.55. 4.55. क्लोरीन का बोल बेटा। 3.8. 3.8. 5.2. 5.2. कितना है बेटा ये? 5.2। 2. अब आप लोगों में बताओ, किसी को कुछ डिस्कशन चाहिए? आगे बढ़े। No, sir. क्वेश्चन है बेटा, आंसर दो। आंसर दो तो। अगर मैग्नीशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ए है, रेडियम का कितना होगा? और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सिलिकॉन का बी है, तो क्लोरीन का कितना होगा? सर रेडियम का भी ए होगा। बोलो। Yes, sir. रेडियम ए হবে ওটা। तो देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस आओ, यहाँ देखो। अगर आप एक चीज का एनालिसिस करोगे, अच्छा उससे पहले एक और काम करते, लिथियम का निकाल कर बताओ तो आंसर कितना आ रहा है? तो लिथियम का आप लोग निकालो तो बेटा।
So 1.3. 1.3 3. आया, 1.3 आया। बाकी लोग देखो तो बेटा। Yes, sir. हाँ, अब सुनो बेटा लोग, आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न ये देखने को मिलेगा, पैटर्न समझो। लिथियम का आया 1.3, सोडियम का आया 2.2, पोटेशियम का भी 2.2, रुबिडियम का भी 2.2। ऐसा पाया गया कि पहला मेंबर को ग्रुप में अगर छोड़ दो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम कांस्टेंट है। अगला चीज बताओ बेटा, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन का डिफरेंस। Sir 0.65. 0.65 अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डिफरेंस बताओ। .35 0.65. Yes, sir. 0.65. ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बताओ। 0.6. क्या पैटर्न समझ में आया? बोल बेटा लोग। So across a period from left to right, but constantly increase করবে কত ইনক্রিজ করছে পার এলিমেন্ট? 0.65. হ্যাঁ, টপ টু বটম। First element বাদ দিলে top to bottom rest are constant. Z effective constant. बस ये जो तुम पैटर्न आप देखे बेटा, इसी पैटर्न से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो, बेरिलियम हमारा पहला मेंबर है। बेरिलियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। जो भी मैग्नीशियम का आंसर होगा अगर ए है, सबका आंसर ए होगा, बस बेरिलियम का डिफरेंट होगा। इस लॉजिक से इसका आंसर ए निकलेगा बेटा। यहाँ पर देखो, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आता है, उसके बाद सल्फर आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है। अगर ये बी है तो ये कितना होना चाहिए? बी प्लस 0.65। क्या होना चाहिए? बी प्लस 0.65 इंटू 2। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? क्लोरीन बी प्लस 0.65 इंटू 3। इसका मतलब यहाँ आंसर होगा बी प्लस 1.95। देख तो समझ में आया आंसर? Yes, sir. कह रहे बेटा यहाँ आप लोग सब देख लो, कुछ पूछना तो बोला, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. गए? सर बेरिलियम का क्यों सेम नहीं होगा? गांजा पी के बे, हम तुमको कहाँ पढ़ाए बेरिलियम का सेम होगा? जो तुम मेरे से काउंटर क्वेश्चन करके सर बेरिलियम का तो सेम नहीं होगा। आपको तो हम बोले कि बेरिलियम का डिफरेंट होगा, आपको तो बोली कि पहला मेंबर का ग्रुप में डिफरेंट होगा। सर हम पूछे क्यों डिफरेंट होगा सर? अबे क्यों डिफरेंट का? तेरे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, देख। और अगर ऐसा बात करना चाहो तो बताओ तो बेरिलियम किस पीरियड में बैठा हुआ है? Second. सेकंड है ना? सेकंड में। तो बस ये याद रखना कि सेकंड। आप इसका पीरियडिक टेबल पढ़े बेटा? पीरियडिक टेबल में अगर देखोगे तो पहला हर सीरीज का पहला मेंबर का एनोमलस बिहेवियर होता है। पढ़े कभी ऐसा चीज? Yes. बस हो गया बेटा। एनोमलस बिहेवियर में ये देखा गया कि जो पहला मेंबर का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो पूरे सीरीज में नहीं पाया जाता, उसे पहला मेंबर ही दिखाता है। ठीक है?
ठीक है सर। बाकी जो है बेटा यहाँ तो आपका मैथमेटिकली Yes, प्रूफ sir. हो रहा है ना, आप करके देखो ना, सब में देखो जो आएगा बेरिलियम का वो नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्नीशियम का, कैल्शियम का सबका सेम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अब देखो कैसा क्वेश्चन और मिलेगा। सिग्मा ओनली फॉर 1s इलेक्ट्रॉन। बोल, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन s में बैठा हुआ तो सिग्मा का वैल्यू कितना लेना है? 0.35 लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन सिर्फ 1s के लिए एप्लीकेबल है, ओनली 1s, 0.35 नहीं, उसके लिए आपको 0.30 लेना है, ये याद रखना। ले, Okay, sir. लेकिन लिमिटेशन याद रखना, ये तभी जब ओनली फॉर 1s। ऐसा मत बोल देना कि सर देखो सर इसका मतलब इसका जो लिखेंगे 1s 2s, तो क्या 1s का 0.3 लेंगे? नहीं, आपको यहाँ नहीं, आपको कैसे पकड़ना है, हम लोग को तो ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐसा निकालने बैठे कि 1s का इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, तब उसके लिए 0.3 लेना है। ये कुछ और क्वेश्चन देते, निकाल कर दिखाओ। सिग्मा निकालो, जेड निकालो, किसका? हीलियम का, हाइड्रोजन का, हीलियम प्लस का, लिथियम 2 प्लस का और बेरिलियम 3 प्लस का। निकालो 3-4 सबका, सिग्मा भी निकालो, जेड भी निकालो। यही जगह ध्यान माने जाते हैं, लोगों को बोलना तो ठीक है, तो वो पता नहीं लगेगा। Yes, sir. Done. बोलो आंसर। So helium is 1.7 हाँ सर 1.7 और बाकी के लिए सब 0। Yes, Yes, sir. है हीलियम 1.7, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 0 কি করে হলো রে? স্যার যে ইলেকট্রনটার উপর বের করব ওটাকে তো কাউন্ট করতে হবে না, তো স্যার हाँ একটা सर, तो सिग्मा के सिग्मा আগে 0 আগে আমাকে বল যে 1.7 মান বলেছিস, কার মান বলেছিস? হিলিয়াম আমি তো না না না, আমি তো দুটো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছি না। সিগমা বার করো, জেড বার করো, তাহলে এটা কার মান বলেছো? Z. মানে জেড, সরি জেড বলতে গেলে এখানে জেড স্টার, তাহলে এটা কার মান? জেড স্টার তো। হ্যাঁ স্যার। এর জেড স্টার কত হবে? 0. ইয়েস স্যার, জেড স্টার 1 বলো। Oh. 0। জেড স্টার 0 হবে। চলো আবার কথা No, no, বলছি। 1. হিলিয়াম का सिग्मा बोल। 0.3. 0.3 0.3 না, তাহলে তো এটা হচ্ছে না 2 माइनस 0.3 মানে 1.7। हाँ सर. हाइड्रोजन का सिग्मा बोल। 0. 0 0। 0। তাহলে বল এটমিক নাম্বার জেড আর সিগমা 0, हाँ सर তাহলে কি করে 1. হচ্ছে 0 বলছিস? বল, এটা তো 1 হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। এক্সাইটমেন্টে ভুলভাল আনসার বলে দিই, 0 হবে সিগমা। ইয়েস স্যার। हाँ सर. যে বলে না বাকি সবগুলো 0, সেটা তো বল যে বাকি সবগুলো সিগমা 0 হবে। ইয়েস স্যার। তার মানে এই যে এতগুলো জিনিস লিখে দিলাম, এটা আর সিগমা 0 বেরোচ্ছে, এরা কারা? सर मोनो इलेक्ट्रॉन। यस सर, बोर सिस्टम। हाँ, तो बेटा याद रखना,
बोर स्पीसीज में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा और सिग्मा का मतलब रिपल्शन, रिपल्शन की तो बेटा कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। हाँ सर। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा का वैल्यू 0। ये तो कंसेप्ट हो गया बेटा। और अगर आप टेक्निकल पॉइंट से भी सॉल्व करोगे तो आपको हम क्या सिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाद देके कैलकुलेट करना है। एक इलेक्ट्रॉन अगर बाद दोगे तो भी 0 आएगा, आएगा ना। यस सर। तो ऐसे मामले में जहां बोर स्पीसीज होगा वहां का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. ये जो बेटा अभी आप लोग को हम कराए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका कैलकुलेशन, इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, इसको बेटा एकदम दिमाग में बैठा लो। और कुछ समरी जो है बेटा अभी लिख दे रही है, ये सारे आपके नोट्स में दिया हुआ है। जैसे कि ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होगा, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 इंक्रीज करेगा पर एलिमेंट। ये भी याद रखना, हर एक एलिमेंट के इतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, याद रखना जेड स्टार के साथ साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सिग्मा के साथ साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जितना ज्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन आएगा उतना रिपल्शन कॉज करेगा, सिग्मा का वैल्यू उतना बढ़ेगा। ये कुछ डेटा बेटा याद रखिए। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन, अगर अभी तक तो नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, लेकिन एक्सपेक्टेड हम लोग रखते हैं कि पूछ सकता है। तो जो भी पूछेगा बहुत बेसिक और फंडामेंटल लेवल का पूछेगा, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं पूछेगा। और इन सब का सारा कुछ बेटा डिटेल बना के कैलकुलेशन वगैरह करके आपको नोट्स भी दे दिया गया है। आप तो वहां से पढ़ो, थॉरली पढ़ो, पढ़ करके देखो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और सुनो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखो आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट सिग्मा फॉर 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। इस बार सिर्फ सिग्मा को कैलकुलेट करने को कहा गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं। तो अब देखो सिग्मा अगर कैलकुलेट करना है 4s के लिए या 3d के लिए तो मेथड क्या होगा। मेथड वही होगा जो हम लोग पढ़े, बस उसमें नया क्या आएगा वो सुन लो। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद बोल। So 4s2 3d10. D10 4s1. मतलब पहले लिखेंगे 3d10 और फिर लिखेंगे 4s2, यही ना। Yes. तो बोलो क्वेश्चन में सिग्मा किसका मांगा है बेटा। 4s. इसका सिग्मा का मतलब हम क्या लिखेंगे बोलो। ये मेरा लास्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड लास्ट, ये रेस्ट। यहां से शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे बोल 0.35 इंटू 1। यहाँ पर क्या होगा 18 इंटू 0.85 और यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू 1। बोलो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। यस सर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि सिग्मा निकालना 3d के लिए, अब यहाँ से खेल को समझो बेटा। इसका मतलब फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। बोल इस बार कहाँ का निकालना है रिपल्शन। 3D. 3d. और सिग्मा का कैलकुलेशन के लिए क्या सिखाते बेटा, सिग्मा कैसे काम करेगा। डायरेक्शन बोल, कौन किसको रिपेल करेगा। Intervening electrons, valence electron की repel. हाँ, लास्ट माने जो इलेक्ट्रॉन है ना। तब समझ बेटा, अगर आप यहाँ का इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकाल बैठे तो दिस टाइम दिस इज नॉट काउंटेड। Yes sir, consider करो आपने. बहुत समझ में आ रहा। 4s को बाद दे दिया आप, क्योंकि Yes sir. बाहर का इलेक्ट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं होगा, हमको सारा मतलब अंदर का इलेक्ट्रॉन से होगा। अब इसके हिसाब से डिसाइड करो। तो ये बेटा मेरा लास्ट ऑर्बिट हुआ, ये हो गया सेकंड लास्ट ऑर्बिट, ये रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर है। यस सर. Yes. अब बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे 17. और सिग्मा का वैल्यू 0.35. हाँ सर डी इलेक्ट्रॉन, डी और एफ में 0.85। देख ले बेटा, अब डी का खेला चल रहा है, अब ये सीरीज चलेगा ना। हाँ सर. समझे बात। यस यस सर। सर. तो
इस हिसाब से बेटा हम लोग का जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, और इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन और सेकंड लास्ट का भी वैल्यू 0.85 सॉरी 1 था ना, 8 into 1 और रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट का वैल्यू 2 into 1 होगा, कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. सोचो तो अगर यही क्वेश्चन में बोल देता सिग्मा फॉर 3p तो 3D টাকেও নেগলেক্ট করতে হবে তখন। अब यहाँ से खेला बेटा ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. sir. यानी यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मेरा लास्ट ऑर्बिट, ये मेरा सेकंड लास्ट, ये रेस्ट। अब इसमें वो लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन, 8 मतलब 7 लेंगे 0.35, यहाँ 8 लेंगे 0.85 और यहाँ पर 2 into 1। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस तरीके से बेटा आप लोगों को सिग्मा और जेड स्टार कैलकुलेट करना होगा। प्रैक्टिस कीजिए, पूरा प्रैक्टिस का खेल है बेटा। नोट्स दे दी है। अच्छा आप लोग को हम दोबारा नोट्स भेजे, आप लोग देखें पहला बार में नोट्स आधा गया था। यस सर। Yes, sir. अच्छा उसके बाद आप लोगों को जो असाइनमेंट भेजे तो उसका आंसर भी नहीं गया था, वो भी भेज दिए है ना? हाँ हाँ। सर, एक असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट पूरा नहीं था, मतलब कुल एमसीक्यू लेवल 1 था, लेवल 2 क्वेश्चन नहीं है, बस खाली की मिला है, बेटा आंसर की मिला है सर सिर्फ। बेटा क्वेश्चन पहले भेजे वो नहीं देखी है? हाँ सर, तो क्वेश्चन में सिर्फ लेवल 1 है, लेवल 2 नहीं है। एक ही लेवल भेजे आप लोग को हम, हाँ सर। तो भेज देंगे एक और। पहले लेवल 1 तो कंप्लीट कर। सुनो बता रहे बेटा लोग, पीरियोडिक टेबल याद हुआ बेटा आप लोग का? यस सर। तुम लोगों को याद है? Yes, sir. चलो तो फटाफट एक चेक कर लेते हैं आप लोग को। अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये कहाँ का क्वेश्चन है, बताओ। लैंथना चाहिए। बताओ ये बताओ तो इन चारों में अगर आपसे एक सवाल पूछे कौन लेफ्ट में है, कौन बीच में, कौन कहाँ है, बता सकते हो? ऑर्डर में ये लोग है। बोलो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एलए। उसके बाद ई सीई। सी यस सर। उसके बाद पीएम पीएम। और उसके बाद अगर बेटा ये सब याद नहीं रहेगा तो यही देखो जो समझाना चाह रही है। ये देखो अगर आप अपने इसमें देखोगे, ये देखो सबसे पहले यहाँ बैठा हुआ है, सी यहाँ बैठा हुआ है, एम यहाँ बैठा हुआ है और कौन था, वाई भी यहाँ बैठा हुआ है। अगर बेटा ये सब लोकेशन आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जिन लोगों का याद हो गया रिवीजन में रखे, जिन लोगों का याद नहीं हुआ बेटा ये आखिरी है आपके पास मौका, अगले क्लास में मौका नहीं दे पाएंगे। तो सुनो, आज आप लोग को क्या कंप्लीट करा दिए, आज बेटा आप लोग को कंप्लीट कराए ये, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगले क्लास में अब हम लोग डाउट डिस्कशन पे जाएंगे। डाउट्स पार्टी तो रेडी कर लो अपना डाउट्स। अगले क्लास में बेटा सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट के अलावा आपका पीरियोडिक टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। तो अगर जिस किसी का भी अभी भी पेंडिंग है या जिसका हो गया लेकिन भूल भाल जा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, रेडी हो जाइए। अगले क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जब पढ़ने बैठेंगे तो बार बार एक सवाल उठेगा कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। तो इसका मतलब यही है बेटा ना कि आपको लेफ्ट राइट में पता होना चाहिए कौन कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है। जैसे अभी हम लोग बात किए लेफ्ट एलए है, एलए के बाद सी मिलेगा, उसके बाद पीएम मिलेगा, फिर वाई भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगले क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक पढ़ा है नोट्स भेजे उसको बैठे खोलो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब आ जाते हैं, अच्छा इस सैटरडे ये सॉरी तुम लोग एग्जाम कब है? आज एग्जाम हो गया तुम लोग का? यस सर। एग्जाम दिए बेटा आप लोग? यस सर। Yes, sir. क्या एग्जाम में से आप लोग को किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट्स है? यस सर।